रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ मलेशिया। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो कि मलेशिया में रहने वाले और काम करने वालों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। हम मुंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। रिसर्च मेथड कौन कौन से हैं, मलेशिया में इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स कौन सी हैं और इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो आइए शुरू करते हैं। अब रिसर्च मेथडोलॉजीज या आप कहते हैं रिसर्च का एक प्रोसेस बड़ा वास्ट प्रोसेस होता है। आप ऐसे ही नहीं होता है आप किसी भी सिर्फ और सिर्फ गूगल पर टाइप करते हैं और आपको आपकी रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाती है। ऐसा कभी भी रिसर्चेज में नहीं होता। आपको बहुत सी सोर्सेज के थ्रू होके देखना पड़ता है कि आप जो चीज़ कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है, वो चीज़ इस है कि वो आपके आंसर्स कर सके, आपके क्वेश्चन से जो अराइजेज होंगे उनके आंसर्स वो इजीली कर सकती है। आपको अपने रिसर्च में बहुत बहुत सी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो जो रिसर्च मेथडोलॉजीज होते हैं उन्हें दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है रिसर्च मेथड, वो स्ट्रेटजी, वो तरीका जिसके थ्रू आप अपना प्लान, अपना मैप, अपना रोड मैप, अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, वो रिसर्च मेथड के अंदर आप खुद डिसाइड करते हैं। एंड देन आप वहाँ पे बनाते हैं रिसर्च डिज़ाइन कि चलें मैंने प्लान बना लिया, मैंने रिसर्च कर ली, अब वो क्वेश्चन जो मैं आंसर करना चाहती थी थ्रू आवर माई रिसर्च, या मेरे कोई कोलीग्स हैं या मेरे कोई सबॉर्डिनेट्स हैं वो मुझसे क्वेश्चन ऐसे अराइव कर सकते हैं, क्वेश्चन मेरी रिसर्च के बेस पे, तो उन्हें किस किस तरह मैंने डील करना है, मैंने किस किस तरह आंसर करना है, वो सब के सब रिसर्च मेथडोलॉजीज के अंदर आप खुद डिफाइन करते हैं। एज अ रिसर्चर आपको पता होता है किस तरह कैसे डील किया जाएगा। सो बेसिकली जो हमें एक हमारे पास मेथडोलॉजीज एक टर्म है रिसर्च मेथडोलॉजीज, वो दो चीज़ों पे डिपेंड की जाती है, एक रिसर्च मेथड एंड रिसर्च डिज़ाइन, कि आप अपने प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब प्लान इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो जो क्वेश्चंस आपके रिसर्च के एंड पे अराइज होंगे तो उन्हें किन किन तरीके से कहाँ किस हद तक किस इंटेंट तक आप उसे आंसर कर सकते हैं, वो सब रिसर्च मेथडोलॉजीज में डील किया जाता है। सो बेसिकली अब हम मूव करते हैं कि वो हैं कौन कौन से तरीके जिधर से रिसर्च हो सकती है। हमारी कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, वाइडली आप एज अ स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हो, एज अ प्रोफेशनल लाइफ में आप रिसर्च करना चाहें, तो आपके पास बहुत से सिनेरियोज आते हैं, बहुत से तरीके होते हैं रिसर्च करने के। अब हम उन्हें बारी बारी देखेंगे, देन हम मूव करेंगे कि मैं किस तरह करती हूँ, हम किस तरह काम करते हैं। तो हमारे पास रिसर्च मेथड्स जो होते हैं वो सबसे पहले आती है ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन आपकी अब तब इन्वॉल्व होती हैं जब आप फेस टू फेस किसी बंदे के पास बैठे होते हैं, या आपकी कंपनीज में जब आप कुछ वर्क कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आप कह लें कि आपकी कोई मीटिंग है, आपकी आपके हेडक्वार्टर्स के आपकी सबकी कोई मीटिंग्स है। अब जब मीटिंग्स में हर बंदा बैठा होता है, आपके कोलीग्स भी होते हैं, आपसे अपर लेवल के पर्सन भी होते हैं, आपसे लोअर लेवल के पर्सन भी होते हैं। जब वो सब इकट्ठे बैठते हैं, कोई प्रेजेंट कर रहा है या कोई क्वेश्चन या अराइजेज होते हैं, कोई डिस्कशंस होती हैं, आप वहाँ पे बैठे होते हैं। आपका मकसद सिर्फ सुनना नहीं होता है, आपका मकसद होता है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करें, कोई नॉलेज को अपने अंदर सोक करते हैं, आप लोग कोई चीज़ें अराइज करते हैं। समटाइम्स आप खुद भी तो क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर मुझे यहाँ से यहाँ मसला है, या आप यहाँ पे इस तरह से वे को चेंज कर सकते हैं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं। ऑब्जर्वेशन आपकी नॉलेज के बेस पे भी होती हैं। आपके पास नॉलेज होगा किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी फील्ड का, आप वहाँ पे बैठे हुए मीटिंग में आप पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको पता है यार ये इस चीज़ को ऐसे हेल्प किया जा सकता है, तो ये आपके नॉलेज के ऊपर भी काफ़ी बेस कर रही होती है। आप ऑब्जर्व करके आपके पास अपनी नॉलेज, आप उसको इम्प्लीमेंट करके आंसर्स दे सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन होती है, ये बेसिकली फेस टू फेस अगर आप क्लाइंट के साथ बैठे हुए हैं, आपने क्यूरीज हैं, ऑब्जर्व की यार ये इस माइंड थिंकिंग का पर्सन है, या हमारा क्लाइंट इस तरह सोचते हैं, हमें इस तरह रोड मैप चेंज करके बनाना पड़ेगा, तो ये वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। ये आपकी एक पर्सन, आप कह सकते हैं आपके स्किल्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर्वेज, सर्वे सबसे आसान काम होता है। आपने शीट्स पर लास्ट वास्ट नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, जब आपने वहाँ से डाटा क्रिएट कलेक्ट करना होता है ना रिसर्च बेस में, आपके पास हमने अक्सर देखा होगा सर्विस होते हैं, सर्विस का, और आपके पास अक्सर रिपोर्ट्स भी होती है कि जितने पर्सन हमारे पास इस तरह वर्क करता है या इस तरह पर्सन वर्क हमारे पास ये होता है, ये सर्विस होते हैं। आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं, आप फिल करते हैं, आपके ऊपर कैलकुलेशन होती हैं, परसेंटेजेस निकलती हैं, एंड देन आपको पता लग जाती है जी कि अगर पॉपुलेशन का इतना हिस्सा इस तरह सोचता है, पॉपुलेशन का इतना हिस्सा इस तरह सोचता है। ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उसमें डिस्कशन की जाती है। अभी हम लोग और की कंपनीज में सर्विस वगैरह के ऊपर वर्क नहीं होता, आप सिर्फ अपनी क्लाइंट बेस, या आप कह सकते हैं कि अगर आप अपनी क्लाइंट से अपना फीडबैक लेना चाहें कि मेरे पास चले मेरी क्लाइंट बेस तो क्रिएटेड है, लेकिन मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ कि मेरा क्लाइंट मुझसे किस तरह खुश है, या किसी पर्सन का ही आप फीडबैक लेना चाहें कि चले मेरे फ्रंट डेस्क, जिस तरह हमने कल डिस्कस करेंगे, हमारे फ्रंट डेस्क इंजीनियर्स होते हैं या किसी भी तरह के कोई पर्सन होते हैं जो टीम लीड, कोई भी किसी तरह डीलिंग कर रही है, पब्लिक डीलिंग्स में पर्सन इन्वॉल्व है, आपको उनका फीडबैक भी तो इन्वॉल्व चाहिए होता है, नेसेसरीज होते हैं। तो जब उनका फीडबैक वगैरह आपको नेसेसरीज होता है, तो आप अपने क्लाइंट्स को सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को
एक फॉर्म फिल कर देते हैं कि चलें सर आप बड़ा काइंडली आपकी रिक्वेस्ट है, एक्स्ट्रा प्रोसेस है कि आप इसको फिल आउट कर दें और देन हम लोग उसको वर्क करेंगे, देन हम लोग उसको काम करेंगे। ये सर्विस हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। इंटरव्यूज, आप अपने क्लाइंट के साथ डील कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं, तो तब आपके पास इंटरव्यूज भी तो आप कनेक्ट करते हैं, या इंटरव्यूज में ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ को अपने क्लाइंट के साथ ओपन करवाते हैं। अब कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, अब समटाइम्स ऐसा होता है किसी पर्सन को पता ही नहीं होता, वो टेक्निकल टर्म से तो वो नो हाउ रखता ही नहीं है, वो सीधी सी जुबान में, सादा जुबान में आके आपसे बात करेगा, लेकिन डेप्थ आपको तो पता है ना, आपको तो पता है किस किस तरह से प्रोसीजर चलता है, किस किस तरह से वेज चलते हैं। तो आप इंटरव्यूज में उनसे इंफॉर्मेशन खुद गैदर करते हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर अच्छा चलें आप ऐसे करें तो आई थिंक ये इस तरह से प्रोसीजर चलता है, इसको ऐसे से ऐसे मेथड्स हैं। आपको हर की पॉइंट पता होना चाहिए। आप इंटरव्यूज में हर पर्सन के साथ उनसे बात करके उनसे आंसर ले रहे हैं, आप खुद तो उन्हें कोई आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इंटरव्यूज एक तरीका होता है किसी की पर्सनैलिटी जानने के लिए, साथ साथ में उनकी जो वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जानने के लिए मेन तरीका होता है रिसर्च का। फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप से एक होता है पर्टिकुलर ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह हमारी कंपनी सर हाफिज क्लियर कर रहे होते हैं कि एसएमबीज के बारे में, स्मॉल बिजनेसेस के बारे में ये डीलिंग कर रही होती है। तो स्मॉल बिजनेसेस का आप एक ग्रुप भी तो बना सकते हैं। आप पाकिस्तान के, लेट्स सपोज अगर आप कहें कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, रिसर्च बेस मेरी कंपनी है, या मैं किसी भी तरह से, जिस तरह हमारे फाइनल ये प्रोजेक्ट्स होते होते थे हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में, आपके पास फोकस ग्रुप्स वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं कि यहाँ पे आप कह लेते हैं जी कि लेट्स सपोज अगर मेरा कोई बंदा है स्मॉल बिजनेस या मीडियम, लेकिन अब डिटेल में पर्सन का ग्रुप बना लिया, मैंने कहा चले मेरे रिसर्च नहीं कभी करते, हमारे पास वास्ट से वास्ट डाटा होना चाहिए, जितना हो सके उतना कम है रिसर्च में जो डाटा। तो लेट्स सपोज आप सपोज करना है आपके पास 50 to 55% थे रिटेलर आपके क्लाइंट्स थे, 50 to 55%। आपने उनसे डिस्कशन की, उनकी क्यूरीज सुनी, हो सकता है कई क्यूरीज उनकी सेम हो, क्योंकि सबके सब रिटेल के बिजनेस में ना, तो हो सकता है उनके सेम मसले हों, हो सकता है कि उसके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज हों। ये सब के सब फोकस ग्रुप के ऊपर जब आप बिठाते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपके पास बड़ी मार्केट की नॉलेज और बड़ा कुछ रिसर्च हो जाता है, क्योंकि आप ये रियल टाइम सर्च कर रहे होते हैं। रियल टाइम क्यूरीज और तरह की हो जाती हैं जब आप, हालांकि और अगर आप रियल टाइम बात नहीं करेंगे और होती है। एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स आप देखते हैं मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल थीसिस वगैरह पढ़ते हैं या हाइपोथेसिस वगैरह होती है। एक्सपेरिमेंट्स इस तरह ही होते हैं, आप अपना एक डाटा ले लेते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बार बार रिसर्च करते हैं, बार बार देखते हैं, रिजल्ट आता है, आपका डिजायर रिजल्ट है तो ठीक है, आप दोबारा देन आप उसको वर्कआउट करते हैं। स्टैंडर्ड डाटा एनालिसिस, ये हम नीचे पढ़ेंगे जो हम लोग करते हैं, हम लोग किस तरह काम करते हैं। वेब कंसल्टिंग में किस तरह सर्च होती है, और वेब कंसल्टिंग तो शायद मैं उससे नहीं कहूँगी, मैं किस तरह आपको रिसर्च करके प्रोवाइड करती हूँ, या किस तरह से मैं समझती हूँ कि रिसर्च इस वे में रिसर्च असिस्टेंट एज ए वेब कंसल्टिंग में वर्कआउट होता है, वो किस तरह इन्वॉल्व होता है, अब हम आगे वो देखते हैं। अच्छा, एक हमने बात की फैक्टर्स, तो और सबसे ज़रूरी बात जो इन्वॉल्व होती है, हमने क्वेश्चन को ये राइज कर सकता है मेरे से कि इसने, आपने इतनी मुझे लिस्ट ऑफ अब बता दी कि जी ये मेथोडोलॉजीज है, ये तरीके ऐसे रिसर्च होती है, अब मुझे ये तो बता दें कि मैं मुझे तो पता नहीं लगेगा मैं कौन सी कोई एक स्पेसिफिक आप बताएं जी कि ये चीज़ बेस्ट रहेगी, आप इसे इन्वॉल्व करें। कोई कस्टमर भी आपके पास आता है तो वो आपकी बातें तो सुन लेता है कि चलें आप भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, ये भी चीज़ का तरीका हल है, लेकिन वो कहेगा कि भाई चलो ठीक है सुन लिया मैंने, मुझे ये बताओ कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, मेरा हल बताओ, चलो तुम्हारी बात तो मैंने सुन ली। इन पॉइंट्स के ऊपर आप फैक्टर्स चूज करते हैं। आपको पता होता है, आपका माइंड इतना फास्ट होता है, आपको पता है यार इसने मुझे इतना मिनिमम पेड अप कैपिटल बता रहा है, इतना वो मुझे बता रहा है कि मैंने इस तरह सेटअप करना है, मैंने वहाँ जाना है कि नहीं जाना, अच्छा फिर ये सूटेबल बेस्ट सोल्यूशन है, इसको ये प्रोवाइड कर दो। इस तरह की थिंकिंग होती है हमेशा जब ऐसा आप कस्टमर डीलिंग्स में कर रहे होते हैं। लेकिन अभी हम रिसर्च असिस्टेंट्स के बारे में बात करें, रिसर्चेस के बारे में बात करें, तो जब रिसर्च आप करते हैं तो आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टाइम। आपने डाटा कलेक्ट किया है, आपने उसको रिसर्च किया है, आपने उसको बाद में स्टडी भी तो करना है। आपने पीडीएफ बना ली, आपने वर्ड्स बना ली, आपने जो आगे हम आगे अपने टीम लीड्स को प्रोवाइड करते हैं, मैम इरम देखती हैं, मैम सबा देखती हैं, ऑब्वियसली वो थ्रू होते हैं कि वो देखते हैं किस तरह का डाटा आ रहा है, उनको हर चीज़ को डीपली स्टडी करना पड़ता है। वो चीज़ें वहाँ पे टाइम प्रोवाइड होता है ना। अगर मैं आपको लेट्स सपोज कह दूँ, मैं आपको 50 to 60 पेजेस का पीडीएफ बना के दे दूँ, ठीक है, मैं अपनी तरफ से फारिग होगी जी, मैंने बना के आपको काम दे दिया, कोई मुझे नहीं कह सकता आपने काम नहीं किया। लेकिन मुझसे जो अपर बैठे हुए हैं वो जब उसको स्टडी करने बैठेंगे उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको स्टडी करने पे। आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें अप्रोच देनी पड़ती है कि आपको क्वालिटी भी ध्यान रखनी पड़ती है और क्वांटिटी भी ध्यान रखनी पड़ती है।
आपके ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर को जब भी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं वो थक जाता है, वो आराम से किसी भी तरह से उसको स्टडी नहीं कर सकता। आपको टाइम चाहिए थी, आपको ब्रेक चाहिए थे अपने माइंड को दोबारा से रीएक्टिव करने के लिए, रीबूट करने के लिए। तो ऑब्वियसली हम लोग यही बात करते हैं, आपको डाटा तो जो कलेक्ट करना है वो टाइम इफेक्टिव होना चाहिए ताकि आगे रीड करने में भी उसको आसानी की जा सके, और आपको भी दोबारा ये बात नहीं होती कि अगर आपने एक काम कर दिया तो दोबारा आपका उससे पाला नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है आपको ही दोबारा अपना डॉक्यूमेंट रीड करना पड़ जाता है, और अगर मैंने वहाँ उस टाइम पे जान छुड़वाई होती और मैंने वहाँ पे उससे डाटा उठा के दिया होता, तो जब दोबारा मुझे वहाँ पे चीज़ें बतानी पड़ जाती तो मुझे वहाँ पे मसला पड़ जाता, क्योंकि मुझे इतना बड़ा डॉक्यूमेंट स्टडी करना पड़ता। तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले टाइम के ऊपर ध्यान रखते हैं, आपकी जो कलेक्शन होती है वो रिचर होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए, चाहे थोड़ा लिखा हो लेकिन इतना अच्छा लिखा हो कि आपको देख के पता लग जाए कि यार ये कोई चीज़ थी। टाइम आप जितना कर सकते हैं उसे कम करने को, रिसर्च हमेशा क्विकली होनी चाहिए, आपके कस्टमर की क्यूरीज हो, आपके सबॉर्डिनेट्स की क्यूरीज हो, कोई भी क्यूरी रियल टाइम में जनरेट होती है तो आंसर आपको क्विक में करना पड़ता है, वहाँ पे आपको घंटा घंटा 2-2 घंटे वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं दिए जाते। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स आते हैं जो हम इन्वॉल्व करते हैं अपनी सर्च में। अब बात आती है कि अब पेस्ट कंसल्टिंग रिसर्चर्स किस तरह वर्क करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजीज में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है प्राइमरी डाटा एनालिसिस, एक होता है सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। अब हम दो तरीके से ये दोनों चीज़ें हमें इन्वॉल्व होती हैं। कैसे इन्वॉल्व होती हैं, पहले बात समझते हैं प्राइमरी डाटा एनालिसिस क्या होता है। अब प्राइमरी डाटा एनालिसिस का मतलब ये होता है आप किसी ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस। पब्लिकली जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या देनी हो किसी भी तरह से पब्लिकली अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो आप किसी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से, ओरिजिनल किसी भी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्च स्टडी करते हैं। ये एक प्राइमरी डाटा एनालिसिस होता है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हमारे पास टॉपिक होता है, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, हम वेबसाइट्स पे जाते हैं, वो ऑथेंटिसाइड होती हैं, हम क्योंकि वहाँ पे रेफरेंसेस वगैरह सब प्रोवाइड किए जाते हैं। हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, जी इतना सा डाटा हमारे लिए काफ़ी कामदेह हो जाएगा, चले इसको उठाएं और अपनी वेबसाइट्स पे अपनी पीडीएफ में देखें, और देन उसको हम दोबारा बाद में दोबारा से उसके ऊपर स्टडी होता है, उसको स्कैनरी डाटा करते हैं, वो हम आगे डील करते हैं। तो प्राइमरी डाटा एनालिसिस होता क्या है कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनालिसिस, अपना डाटा एनालिसिस दूसरे सोर्सेज से उठाते हैं, अपनी रिसर्च स्टडीज में वो लेके आते हैं, उनसे आप एक कलेक्टिव फॉर्म, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे आपको पता लग जाता है और आप अपने रिसर्च के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, तो ये डायरेक्ट इसकी जो डेफिनेशन होती है वो बेसिकली ये होती है कि वो डाटा होता है जो कि डायरेक्टली किसी भी डाटा सोर्स से उठाया जाता है, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए इसको या तो आपने पब्लिकली शेयर करनी हो रिसर्च, या किसी भी तरीके से जस्ट फॉर रिसर्च पर्पसेस आप उसे उठाते हैं और देन उसको स्टडी करते हैं, और ये एक रिलायबल सोर्सेज होते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं government.sa जब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ से डाटा उठाऊंगी तो एक रिलायबल सोर्स था, वो उनकी ऑफिशियल एक वेबसाइट है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंटल, वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती है, हमें पता है, ऑथेंटिक फॉर्म्स है वहाँ पे। आप वहाँ पे अगर बाई चांस अगर वो आपको मिसहैप कर भी देंगे तो ऑब्वियस उनके खिलाफ आप लोग केसेस कर सकते हैं, यार इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड की थी, इनका वर्क है। जब चीज़ें ऑनलाइन जाती हैं या जब चीज़ें बिजनेसेस में आती हैं, जब वास्ट रेंजेस में आती हैं, तो बड़े बड़े सिनेरियोज को आपको वहाँ पे देखना पड़ता है। तो प्राइमरी डाटा एनालिसिस हमारा सबसे पहला की फोकस होता है, हम ऑथेंटिक सोर्सेज से हम लोग हर तरह की जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं जिनसे हमें ऑथेंटिक डाटा मिल रहा होता है, हम वहाँ से उसको उठाते हैं, वहाँ से उसको स्टडी करते हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हम एक पीडीएफ या वर्ड कह सकते हैं आप। एक फॉर्म पूरी बनती है जो कि आगे फिर हम अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कोलीग्स वगैरह को सेंड करते हैं, और जो आगे फर्दर उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो हम ये प्राइमरी डाटा एनालिसिस एट द एंड ऑफ रिसर्च असिस्टेंट्स हम प्राइमरी डाटा एनालिसिस करते हैं। लेकिन इसके प्रोज भी हम देख लेते हैं। फ़ायदा इसका ये हमें ये होता है क्योंकि आप आपको डाटा कलेक्ट हो जाता है एज अ मूवमेंट के, आपके पास आपको ये होता है कि आपको टेंशन नहीं पड़ जाती कि यार पता नहीं ये डाटा करेक्ट है भी कि नहीं। क्योंकि अगर मेरी बात सुने, अगर माइसा जिसे हम सागिया कहते हैं, सागिया ने अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर सपोज करते हैं एलएलसी की हमारे पास लिमिटेड मिनिमम कैपिटल बता दिया, तो अगर आप मार्केट में जाएं और मार्केट में अगर आप इसके अलावा कोई डाटा देखेंगे तो आप वहाँ पे कहेंगे यार अच्छा वो तो सादिया वाले तो ये कह रहे हैं, और सादिया के अलावा भी अगर सादिया के अपने वहाँ पे जो कंसल्टेंट्स हैं या कोई भी पर्सन आपको कह दीजिए कि नहीं नहीं ये अब प्राइस नहीं हम ले रहे हैं, हम इतनी प्राइस ले रहे हैं, आप क्लेम कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर तो ये शो हो रहा है और हम इसी वेबसाइट की वजह से तो आपके पास आए हैं। आप कैसे कह सकते हैं जी कि ये इस तरह नहीं है। तो आपके पास क्योंकि ऑथेंटिक डाटा आ चुका होता है, आपके पास ये राइट भी आ चुका होता है, अगर वो उसको वहाँ पे डिनाई करें तो आप उससे कह सकें। अब ऑब्वियसली जब आपका प्राइम डाटा आ जाता है, आपके रिसर्चर्स होते हैं, वो उनकी ऑनरशिप्स होती हैं, आप उसे पब्लिकली भी कर सकते हैं, आपके पास डाटा कलेक्ट हो चुका है, आप उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे रियल टाइम में, आपको वहाँ पे आंसर आप करने में आसानी रह जाती है।
अब बात आ गई प्राइमरी डेटा एज अ रिसर्च असिस्टेंट मैं ये करती हूँ। अब मुझसे ऊपर जो है मैम इरम है, टीम लीड हैं मैम सबा हैं, वो अब वहाँ पे हमारे डाटा को दोबारा रीचेक तो करती है ना। अब हम लोग हमारे डाटा को रीचेक करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि चलें जो टॉपिक इन्हें असाइन था इन्होंने उस टॉपिक के हिसाब से हमारे अब साइड की सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। अगर प्रोवाइड की हुई है तो किस तरह से प्रोवाइड की हुई है, क्या क्या डाटाज है, किस तरह के फॉर्मेट्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और सब चीज़ें की इन चेक पॉइंट्स में रखी जाती हैं। तो वो चीज़ें जो बने बनाए प्राइमरी डाटा के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाई हुई थी उनके ऊपर दोबारा से एनालिसिस हुआ जाएगा। उनको जो कलेक्ट डाटा को पास में आपने किया था और उसको दोबारा से यूज़ किया जा रहा है, बार बार उसको स्टडी किया जाएगा एज ए थर्ड पार्टी आप कह रहे हैं, तो वो उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। तो पेस्ट कंसल्टिंग में मेरे ख्याल से एज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, और क्योंकि एज मैं भी इस तरह वर्क करती हूँ, तो काम इस तरह चलता है कि रिसर्च असिस्टेंट्स क्या करते हैं और हमारे टीम लीड्स भी होते हैं, वो हमें अक्सर सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह से इधर से डाटा कलेक्ट करें, इधर से समझ आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से डाटा ऑथेंटिक फॉर्म से हमें मिलता है, हम उसको रिसर्च करते हैं, उसको PDF बनाते हैं, डॉक्स बनाते हैं, समझते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, और देन हमारे ही चीज़ें बनाई हुई जो हमारी डाटा होती हैं अगर फर्दर कंपनी को कहीं यूज़ करनी पड़ जाए, जिस तरह हमने अब देखा था फ्रंट डेस्क इंजीनियर्स को ट्रेनिंग्स मिल रही हैं और इनके लिए क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, तो इस तरह की जब डीलिंग्स हो रही है तो वो स्टैंडर्ड डेटा एनालिसिस होती है कि ऑलरेडी पास में बना हुआ डेटा है, आप उसको दोबारा से एनालिसिस करें जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंडिविजुअल्स अपने लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड डेटा एनालिसिस हो जाता है। तो हम अगर जो है उसको एक समराइज फॉर्म में लेके जाएं तो हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजीज तो बहुत होती हैं, लेकिन एज अ पेस्ट कंसल्टिंग कंपनी हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ऑथेंटिक फॉर्म, एक ऑथेंटिक सोर्स से डाटा सर्च करते हैं। जब वो हमें डाटा सर्च हो जाते हैं हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। जब प्रेजेंटेशन हो जाती हैं, इन केस अगर फ्यूचर में हमारे किसी क्लाइंट के लिए हमें कोई क्यूरी आई है या हमारे ही हमने न्यू हायरिंग की है और उन्हें हमें ओवरव्यू देना है, गो थ्रू करवाना है अपनी कंपनी की पॉलिसीज या किसी भी तरीके से, तो हम उन्हें अपनी पास में जो हमने रिसर्च किया डाटा उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो इस कैंडी डाटा एनालिसिस में फॉलो आउट कर देती है। ये हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजीज की हमारे पास मेन डेफिनेशंस थी और मेन हमारे पास तरीके थे। अब बात आती है वेबसाइट्स। जो हमने PDF वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उसमें वास्ट नंबर्स ऑफ हमारे पास 50-60% आते हैं, जिसमें हमारे मिनिस्ट्रीज सेपरेट मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स थी, हर तरह की वेबसाइट थी। हम उनके ऊपर तो गो थ्रू नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जो मेन हमारे बिजनेस के साथ डीलिंग थी हम उनको देख लेते हैं। तो मलेशिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ तक आपकी बिजनेस है, कंपनी है, उन सब की रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी की सारी एसएसएम के अंदर होती हैं, जिसे हम कंपनी कमीशन ऑफ मलेशिया कहते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक मैंने प्रेजेंटेशन में भी दिया हुआ है, PDF में सब में प्रोवाइड हुआ हुआ है। ये सब के सब हमारे बिजनेस को रजिस्टर करवाने में मदद कर रहे हैं। तो हर ऑथेंटिक फॉर्म, कितने फीसेस रिक्वायर्ड होंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरीके से होगा, वो सब का सब इसकी वेबसाइट के ऊपर डिफाइन किया होता है। अब यही मैंने बताया था कि हमने लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी, ये सब के सब जिनका मैंने नाम दिया हुआ है, ये सारे के सारे लिंक्स हमने PDF में प्रोवाइड कर दिए थे आपके पास। अगर आपकी इलेक्ट्रिक कमीशन मलेशिया हैं, यानी एज अ वोटर्स, अगर एज अ वोटर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उन तक की आपको वहाँ पर वेबसाइट ऑनलाइन आपको अवेलेबल्स हैं सारे के सारे आपके पास। हमारे पास अगर SME कॉर्पोरेशन जैसे हम लोग कह रहे हैं मलेशिया वगैरह में कंपनी बनाने के लिए SSM वगैरह हमने स्टडी किया है, और ये सब कुछ हमारे पास आगे हम देखेंगे। माई IPO का मतलब है इंटरनेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी अगर आप अपने पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डोमेस्टिक या ग्लोबल लेवल किसी भी तरीके से आप अपनी इन चीज़ों को जब आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप इन कंपनी के पास मूव आउट करते हैं। जब इन कंपनी के पास आप मूव आउट करते हैं तो आपको इनकी वेबसाइट प्रोवाइड कर दी जाती है, किस तरह से वर्कआउट करते हैं, सब के सब इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। द नेक्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया। सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया को ये BNM कहते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसका मतलब है ये सारी की सारी गवर्नमेंट एंड जितने भी आपके पास मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी जितने में भी आप आम लफ्जों में कह सकते हैं जब पैसा इन्वॉल्व हो रहा होता है तो ये सेंट्रल बैंक उसमें इन्वॉल्व होता ही होता है। मलेशिया में जितने भी हमारे पास मॉनेटरी फाइनेंशियल या स्टेबिलिटीज़ वगैरह इन्वॉल्व होंगी वो सब की सब सेंट्रल बैंक के अंडर होंगी। जिस तरह हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, या अगर पैसे के बारे में डीलिंग्स हैं, बैंक में ट्रांजेक्शन हैं, जो भी वट एवर आपके जितनी भी पैसे से रिलेटेड डीलिंग है, स्टेट बैंक के पास आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसी तरह वहाँ पे मलेशिया का सेंट्रल बैंक ऑफ मलेशिया है, जिसे हम BNM कहते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती हैं। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं
00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।